अब बात करते हैं एक दिमाग की बैटरी की जो कि स्लो काम करने लग गई, एक बहुत बुजुर्ग शख्स की, और उन्होंने ऐसा पोस्ट लिख दिया कि हैरान करता है वो। हम फिक्र की एक और ग्लोबल फाइल खोलते हैं जो ईरान की कूटनीतिक भूल पर आधारित है। ईरान के सुप्रीम लीडर की उम्र 86 वर्ष है। उम्र की इस दहलीज पर उन्हें ज्यादातर समय नेक कामों में बिताना चाहिए, अपने देश की तरक्की की राह के कांटे हटाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन असल में वो इन दिनों क्या कर रहे हैं, ये जब आप जानेंगे तो कहेंगे कि उन्हें भी शायद बाइडेन की तरह मेमोरी लॉस हो गया है, याददाश्त से सत्य और तथ्य डिलीट हो गए हैं और सही गलत की पहचान करना मुश्किल हो गया है। वरना खुद सोचिए, भारत के साथ दशकों से इतने करीबी कूटनीतिक रिश्ते होने और सुख दुख का साथी होने के बावजूद खमनेई मित्र राष्ट्र के खिलाफ ही जहर उगलने लगे। उन्होंने एक दिन पहले भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखा, हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी भी दूसरे जगह पर मुसलमानों द्वारा झेली जा रही पीड़ा से बेखबर हैं। अयतुल्ला अली खमेनेई, ईरान के सर्वोच्च नेता, मतलब गाजा म्यांमार की श्रेणी में भारत को लेके आ रही है। फैक्ट्स देखिएगा जो हम आपको बताने वाले हैं। यहां खमेनेई से सवाल है कि क्या चाहते हैं वो आखिर में? क्या उनको लगता है कि गाजा और म्यांमार की तरह ही भारत में भी मुसलमान असुरक्षित है? क्या उनको लगता है कि भारत में मुसलमानों को अल्पसंख्यक होने की पीड़ा सहनी पड़ती है? खमेनेई ने आखिर किस आधार पर भारतीय मुसलमानों की पीड़ा का अंदाजा लगाया? क्या खमेनेई अब पाकिस्तान की राह पर चलते हुए भारत के विरोध में ग्लोबल धार्मिक एजेंडा चलाना चाहते हैं जिसके केंद्र में मुसलमान होंगे और झूठ होगा? खमेनेई शायद भूल गए कि मुसलमान जिन देशों में सबसे ज्यादा पीड़ा में हैं उनमें ईरान का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। वहां सुन्नी और बहाई समुदाय के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की लंबी लिस्ट है। अल्पसंख्यक समुदायों को छोड़िए, खमेनेई शायद यह भूल गए हैं कि उनके देश में मुस्लिम महिलाओं तक को बगैर बुर्के के खुली हवा में सांस लेने की आजादी नहीं है। लोग आते हैं, मॉरल पुलिसिंग वाले पकड़ते हैं, गाड़ी में डालते हैं, डंडे से पीटते हैं और फिर वो अस्पताल चली जाती है बेचारी। खमेनेई के देश में क्रूरता की ये लंबी चौड़ी सूची है। हम आपको ये थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं। लेकिन खमेनेई को भारत सरकार की ओर से फौरन मुंह तोड़ जवाब मिला। वो देखिए अब आप। विदेश मंत्रालय ने खमेनेई को कड़े शब्दों में समझाया कि भारत के अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों के लिए सलाह है, वे कोई भी बयान देने से पहले अपना रिकॉर्ड चेक करें, अपने गिरेबा में झांकें। विदेश मंत्रालय की कूटनीतिक भाषा में रिकॉर्ड चेक करने का मतलब अपने गिरेबा में झांकना है और ईरान को अपने गिरेबा में इसलिए झांकना चाहिए क्योंकि वहां सुन्नी मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों से भेदभाव की घटनाएं हर दिन दुनिया भर के चैनलों की हेडलाइंस बनती रहती हैं। ईरानी सरकार के मुताबिक देश की कुल आबादी में 99.4% मुस्लिम है, जिनमें 90 से 95% शिया और 5 से 10% सुन्नी मुसलमान हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की वर्ष 2023 की रिपोर्ट कहती है कि सुन्नी मुस्लिम, बहाई, ईसाई, गोनाबाड़ी दरवेश, यहूदी, यारसेन समेत धार्मिक अल्पसंख्यकों को ईरानी कानून में भेदभाव का सामना रोज करना पड़ता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सैकड़ों लोगों को अपने धर्म को मानने या उसका पालन करने के लिए मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया, उनके खिलाफ अन्यायपूर्ण तरीके से मुकदमे चलाए गए, उन्हें यातनाएं दी गईं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान में जो लोग नास्तिक बन जाते हैं, मजहब को छोड़ देते हैं, उन्हें मौत तक की सजा दिए जाने का खतरा रहता है। वर्ष 1863 में बहाई समुदाय की स्थापना ईरान में ही हुई थी। दुनिया भर में इस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या करीब 60 लाख है। लेकिन यहां बहाई समुदाय की हालत क्या है, खमेनेई को यह भी सुनना चाहिए। बहाई समुदाय के साथ ईरान में भारी भेदभाव होते हैं, यहां तक कि इस समुदाय को ईरान के संविधान में दर्जा तक नहीं मिला। एमनेस्टी इंटरनेशनल की वर्ष 2023 की रिपोर्ट यह कहती है कि ईरान में बहाई समुदाय के लोगों को उच्च शिक्षा से रोका गया, उनके व्यवसायों को जबरन बंद कराया गया, संपत्तियों को जब्त किया गया। ह्यूमन राइट्स विद फ्रंटियर्स नाम के एनजीओ की रिपोर्ट है कि ईरान में 1000 से अधिक बहाई समुदाय के लोगों को जबरन जेल में रखा गया है, पुलिस हिरासत में रखा गया है या फिर हाउस अरेस्ट किया गया है।
ये तो माइनॉरिटी है, वहां पर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसमें क्या होता है सोचिए जरा। बगैर प्रॉपर ट्रायल के फांसी की सजा दे दी जाती है। महिलाओं को सड़क चलते मॉरल पुलिस आती है, उठाकर गाड़ी में डाल देती है, मार पिटाई करती है। आपको यह चेहरा भी ध्यान होगा, ध्यान से देखिए। कुद्र सुन्नी जो मुस्लिम महिला महसा अमीनी को सितंबर 2022 में सही तरीके से हिजाब ना पहनने के कारण हिरासत में लिया गया था। हिजाब ना पहनने के कारण महसा अमीनी पर बेहिसाब जुल्म हुए थे। बाद में हिरासत में ही उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद पूरे ईरान में एक आक्रोश देखने को मिला। व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, रात भर लोग सड़कों पर होते थे। उन प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश में 30 सितंबर 2022 को सुरक्षा बलों ने 80 से ज्यादा लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। शुक्रवार की नमाज के बाद प्रदर्शन के लिए जमा हुई भीड़ पर गोलियां बरसाई गईं। ये कत्लेआम असल में उस आवाज के खिलाफ था जिसमें महिलाएं सख्त हिजाब कानून और मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ बोल रही थी, क्योंकि इन कट्टर मजहबी कानूनों के चलते ही ईरान में महिलाओं से उनकी स्वतंत्रता के अधिकार छीन लिए गए। ये वही ईरान है जो एक जमाने में यूरोप की तरह मॉडर्न हुआ करता था, लेकिन अब वहां पर कट्टरवाद है। लेकिन क्रूरता की ये लिस्ट इतने पर ही खत्म नहीं होती है। हाल के वर्षों में ईरान में फांसी देने का ग्राफ कैसे ऊपर चढ़ा है, खमने को यह भी जानना चाहिए। वो जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताते हुए अपनी एक रिपोर्ट में बताया है 8 महीने के अंदर ईरान के अंदर 400 से अधिक लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई। प्रोफेशनल रेसलर जो ईरान के लिए मेडल आता था उसे फांसी दे दी गई। सिर्फ अगस्त महीने में ही 81 लोगों को फांसी की सजा दी गई। ऐसे में खमनेई से पूछा जाना चाहिए कि उनका दिल अपने देश में हुई इस क्रूरता पर कभी क्यों नहीं पसीजा। अपने देश में मुसलमानों की पीड़ा पर खमनेई ने हमेशा आंख पर पट्टी क्यों बांधे रखी। जहां तक बात भारत की है तो उन्हें आज एक चुनौती स्वीकारनी चाहिए। बिना जाने समझे स्टेटमेंट देने से पहले उन्हें भारत में के मुसलमानों से पूछना चाहिए कि वो यहां किस हाल में है। हमें यकीन है इसका जवाब खमनेई की एंटी इंडिया नैरेटिव की धज्जियां उड़ा देगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ना तो खमनेई को अपने मुल्क के मुसलमानों की फिक्र है, ना ही खमनेई को बाहर के मुल्क के मुसलमानों की ज्यादा फिक्र है। वरना क्यों यही ईरान पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है। हमें पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, हम तो एक फैक्ट ला रहे हैं आपके सामने। क्यों उनके ऊपर बंबार्डमेंट करता है, क्यों ISIS के लड़ाके ईरान के अंदर जाके बंबार्डमेंट करते हैं। भारत की बात होती है, भारत में 3 ईरान के बराबर मुस्लिम रहते हैं। मतलब यह कि जितने मुस्लिम ईरान में रहते हैं उससे 3 गुना ज्यादा मुस्लिम भारत में रह रहे हैं। और ईरान की तरह यहां उनके लिए कोई भी कानूनी पैरा नहीं है। उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई सरकारी पाबंदी नहीं है। वो इस देश में पूरी तरह स्वतंत्रता के साथ रह सकते हैं, अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। एक हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसका वो हिस्सा है, बहुत क्रूशियल एलिमेंट है। सत्ता और राजकाज के खिलाफ अपनी असहमतियों को जाहिर कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे में गाजा की परिस्थितियों से तुलना किसी भी भारतीय मुस्लिम को हजम नहीं होगा। सोचिए, फिक्र के लेंस से भारत और ईरान की मित्रता को देखते हैं। दोनों ही देश मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथी रहे। भारत तो ज्यादा बड़ा साथी रहा है। भारत और ईरान के आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध भी पुराने हैं। परमाणु कार्यक्रमों की वजह से ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है, लेकिन भारत उसके शीर्ष 5 कारोबारी देशों की लिस्ट में है। भारत मुख्य तौर पर ईरान को चावल, चाय, चीनी, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिकल मशीनरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसी चीजें निर्यात करता है, तो वहीं ईरान से सूखे मेवे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिकल, ग्लासवेयर वगैरह आयात करता है। इसी वर्ष 13 मई को भारत ईरान ने चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इससे भारत, ईरान, अफगानिस्तान और यूरेशिया आपस में जुड़ेंगे। इतने मजबूत संबंधों के बावजूद प्रश्न यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर भारत के खिलाफ ऐसी भाषा क्यों बोलते रहते हैं। क्या कूटनीति में ऐसे बयान दोनों देशों के रिश्तों वाली फिक्र बढ़ाने का कारण बनेंगे। ईरान ही नहीं, बांग्लादेश का कूटनीतिक मिजाज भी बिगड़ा हुआ है। यह ध्यान रखना होगा कि पड़ोसियों और मित्र देशों के साथ बदलते समीकरण कहीं भविष्य में नुकसानदेह साबित ना हो। वैसे राजनीति की तरह कूटनीति में भी न परमानेंट दोस्ती होती है, न परमानेंट असहमति होती है, न परमानेंट नाराजगी होती है, न परमानेंट दुश्मनी होती है। लेकिन खमनेई का यह जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है, उसके पीछे की एक वजह शायद भारत और सऊदी अरेबिया के बीच बढ़ती नजदीकियां हैं। शायद
ऐसा बड़े बड़े विशेषज्ञ सोचते हैं।